नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल हाईवे 33। ईर्ष्या, जलन एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई दवा नहीं है। ये बीमारी किसी को भी ग्रसित कर सकती है और जो इंसान इन दोनों चीज़ों से ग्रसित हो जाता है, ईर्ष्या, जलन, समझ लो उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाती है। एक बार फड़फड़ाता है कि मैं इस चीज़ से निकल जाऊं, लेकिन वो निकल नहीं पाता। हाँ, कभी कभी तो वह इंसान ऐसा फैसला ले लेता है जो गलत रास्ते पर जाता है। दोस्तों, आज की कहानी मनीष ट्रक ड्राइवर पर बिल्कुल फिट बैठती है। कुछ ऐसा ही ईर्ष्या, जलन उनके साथ में था। तो आखिर क्या हुआ था? किसके वजह से उनके अंदर में ईर्ष्या, जलन भरी पड़ी थी? क्या करना चाहते थे और ऐसी क्या गलती कर दिए थे जो उनको बाद में पछताना पड़ा था? तो चलिए आज इस कहानी को शुरुआत करते हैं मनीष के ही शब्दों द्वारा। दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। मैं राजस्थान का एक छोटे शहर का रहने वाला और मैं एक बड़े शहर में काम करता था, ट्रक चलाने का। एक फैक्ट्री एरिया में, एक फैक्ट्री में मैं लगा हुआ था और वहीं पर एक ढाबा भी था फैक्ट्री एरिया में। वहाँ पर खाने पीने का सही व्यवस्था थी, हमें कहीं दूर भागना नहीं पड़ता था। एक छोटा परिवार था जो पूरा उस ढाबे को चलाने का काम करता था। गरीब परिवार था। उसमें एक लड़की भी थी, नौजवान लड़की। वो भी कभी कभी ढाबा संभालने का काम करती थी। उस लड़की की वजह से सब कुछ मुझे ये दिन देखना पड़ा था, जो मैं इस बुरे चक्कर में बहुत गहरे तक फंस चुका था। मैं निकलना चाहता था इस दलदल से। मैं छटपटाता रहा, लेकिन मुझे निकलने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। अब मैं शुरू से शुरुआत करता हूँ अपनी कहानी को। साल 2004 मैं उसी अपनी फैक्ट्री के पास ट्रक पार्किंग किया करता था। उसी के बगल में वो ढाबा था जो एक परिवार उस ढाबे को चलाता था। एक बूढ़ा, बूढ़ी और 2 बेटी, 4 लोग मिलकर के इस ढाबा को चलाते थे। बड़ी बेटी थी, वो शादीशुदा थी। शायद उसका पति उसको किसी न किसी बात पर उसको छोड़ दिया था और तब से अपने मम्मी पापा के पास ही रहती थी। उससे एक छोटी भी अब उसकी बहन थी, वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। हाँ, कभी कभी तो मुझे बड़ी बहन को देख करके हैरानी होती थी। देखो ना, इतनी सुंदर लड़की है, ऐसा कौन सा नौजवान होगा जो इसको पसंद नहीं करता? अगर मेरे साथ ब्याही होती तो मैं तो कभी इसको नहीं छोड़ता। इतनी खूबसूरत वो भी थी, लेकिन वो शादीशुदा थी। खैर, मैं अपने गांव करीब करीब 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन पर जाया करता था। अब मेरा जो ट्रक था वो मेरा घर द्वार था। सब कुछ उसी के अंदर में होता था। खाना पीने के मुझे कोई टेंशन नहीं, वो ढाबा तो था ही। अब मैं दूर जाता भी नहीं था। हमारी फैक्ट्री से फैक्ट्री का माल सप्लाई करने का काम था। कच्चा माल था, हम एक फैक्ट्री से उठाते थे और जहाँ पर उसको सही ढंग से बनाया जाता था हम दूसरी फैक्ट्री में डाल देते थे। वहाँ से जब बना बनाया माल मिलता था, तब हम ये गोडाउन में जाकर के माल सप्लाई कर देते थे। इसी काम में हमारा रोजी रोटी खूब अच्छी तरह से चल रहा था। आज जितना चक्कर उतना दाम मिलता था। इसी लालच के वजह से मैं अपने गांव बड़ी सोच समझ के जाता था। मुझे लगता था कि मैं जाऊंगा, मेरा तो नुकसान होगा, चक्कर सारे छूट जाएंगे। मैं पैसा ज़्यादा कमाने का कोशिश करता था। अब हम 3 भाई थे। 2 भाई की शादी हो चुकी थी, एक बहन भी थी, उसकी भी शादी हो गई थी। अब मेरा नंबर था। मेरे माता पिता अब कहना था कि देखो भाई, जितना हमने कमाया था सब कुछ पैसा खर्च हो गया है। अब तो मनीष तुम कमाओ, पैसा जमा करो, अब मैं तुम्हारे लिए खूब सुंदर लड़की ढूंढ करके दूंगा। हम आपसे वादा करते हैं, लेकिन अब जो भी पैसा, धन दौलत की ज़रूरत है आप खुद का कमाओ। अब हमारे पास में इतनी कुव्वत नहीं है कि हम अब दोबारा से पैसा जमा कर सकें। मैं
अपने माता पिता का परिस्थिति समझता था कि कैसे कैसे हमारे भाई बहन का पालन पोषण किया, उनकी शादी ब्याह किया, मैं अच्छी तरह से समझता था। मुझे भी यही बात लगता था कि अपने शादी के लिए तो पैसा हमें जोड़ना ही पड़ेगा, और मैं पैसा जोड़ता था, पैसा जमा करता था। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी जब मैं उस फैक्ट्री में काम कर रहा था। जितना चक्कर उतना पैसा। मैं बड़ा खुश था उस जगह पर काम करके। और वहाँ पर जो बगल का ढाबा था ना, मैं वहीं सुबह का नाश्ता, चाय से लेकर के रात का खाने तक सारा हमारा वहीं चलता था। कभी कभी मेरा मन कुछ और खाने को होता तो मैं उसको बता देता कि भाई आज हमें ये खाने की इच्छा है, पैसा दे देता था कि आज हमें चिकन खाना है, नॉनवेज खाना है। तो वो लोग हमारी बात को रख लेते थे, हमारे लिए स्पेशल खाना बनता था। उसी दौरान उस लड़की से मेरी दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती एक तरफा था प्यार। मैं जब उसको दोस्ती हुई तो मैं उससे प्यार भी करने लगा था। मैं सोचने लगा, समझने लगा कि देखो ये गरीब लड़की है, गरीब घर की बेटी है। एक बहन तो पहले से परेशान हुई पड़ी है, बूढ़े माँ बाप के छाती पे बैठी हुई है। मुझे ऐसा करना चाहिए इसका भला हो। मैं तो कुछ और सोच के उससे दोस्ती बढ़ाया था। वो लड़की भी सुंदर थी, मेरे लायक थी, और थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हुई थी। मुझे कौन सा नौकरी कराना था, मुझे तो अपने घर पर जा कर के रखना था परिवार संभालने के लिए। मुझे और कोई काम तो नहीं कराना था कि मुझे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। आखिरकार मैं भी तो कम पढ़ा लिखा इंसान था, 10वीं तक पढ़ा था, और मैं भी बड़ा खुश था अपने जीवन में, ट्रक चला रहा था, और क्या चाहिए। मैं उस लड़की से दोस्ती कर लेता हूँ, लेकिन उसको भनक नहीं लगने देता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मेरा प्यार एक तरफा होता है। मैं तो जो लोग उसके माता पिता, उसकी बड़ी बहन, वो लोग भी बैठी रहती थी तो मैं उससे हंसी मजाक कर लिया करता था। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं ऐसा कोई भद्दा मजाक करता ही नहीं था, और सब लोग हंसते थे, मेरी बात पर आनंद लेते थे, और मैं भी बड़ा खुश रहता था। मैं धीरे धीरे उसको चाहने लगा था। मैं इतना चाहने लगा, तब मेरे सोच ऐसा हो गया था कि अब तो शादी मैं इसी से करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उसके माँ बाप से अब बात करे कौन, हिम्मत नहीं होती थी। मुझे लगा कि कुछ दिन रुक जाते हैं, ये बात जब मैं अपने गांव जाऊंगा तब अपने माता पिता को बताऊंगा। मैं उनको लेके आऊंगा, अपने पिताजी को, अपनी माँ को लेके आऊंगा। वही लोग मेरी शादी की बात करेंगे। मन ही मन मैं इतना खुश था, इतना खुश था कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे लगता है कि ये बात तो बनी गई है। बस अपने मम्मी पापा को ले आऊँगा, और मम्मी पापा जाकर लड़की का हाथ मान लेंगे, और फिर वो लड़की हमारे पत्नी बन जाएगी। सब कुछ मैं प्रोग्राम कर रखा था। लेकिन वज्रघात होता है ना मेरे साथ में, वो वज्रघात ऐसा होता है कि मेरा दिल का टुकड़े टुकड़े हो जाता है। मैं रात को आता हूँ, ट्रक खड़ा करता हूँ, भूख लगी हुई थी। अब मैं ढाबा में जाता हूँ, और तब मैं देखता हूँ कि एक ट्रक ड्राइवर है। मैं उसको अच्छी तरह से जानता था, वो भी हमारी कंपनी में काम करता था। और उस लड़की के साथ हंस हंस के बात कर रहा। लड़की भी मुस्कुरा करके उसके हर बात का जवाब दे रही थी। हंसी मजाक चल रहा था। और उस टाइम में अब उसके ना मम्मी थे, ना पापा थे, और ना बड़ी बहन थी। मतलब उस मौके का वो फायदा उठा रहा था। मैं जब एंट्री किया उस ढाबे में, मैं खड़ा रह गया था। वो लोग देख नहीं पाए, वो लोग तो अपने आप में मस्त थे, लेकिन मैं उनकी हंसी मजाक का अर्थ समझने लगा था। लड़की कह रही थी, देखो तुम इसे मुझसे ऐसे में घुल मिल करके मत किया करो, हमारे पास सोच समझ के आया करो। देखो मम्मी पापा आ जाएंगे, क्या सोचेंगे। लड़का कहता है कि मैं किसी से डरता हूँ क्या? मैं किसी से नहीं डरता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरा तो दिल का छलनी छलनी हो गया था। ना जाने कितने सपने देखे थे उस लड़की के बारे में, और मैंने उसका परिवार का मदद भी किया था। जब भी वो कुछ पैसा मांगते थे कि मनीष भाई कुछ पैसे दे दो, देखो कुछ सामान लेके आना ढाबे के लिए, मैं देरी नहीं करता था। मैं अपना ही ढाबा समझता था। जितना पैसा मांगते थे उससे मैं ज़्यादा ही दे देता था। हाँ, कभी मैंने वसूलने का सोचा भी नहीं था। मुझे लगा कि तो अपना ही परिवार है,
इस लड़की से मेरी शादी हो जाएगी तो हमारी रिश्तेदारी तो होंगे। मैं मदद कर दिया तो क्या मेरा घट जाएगा? भगवान ने मुझे बहुत कुछ दे रहा है। लेकिन उस रात जब मैं उस लड़की के और एक ट्रक ड्राइवर के साथ देखता हूँ तो मेरे खून खौल जाता है। आखिरकार लड़की की नज़र मुझ पर पड़ती है और तब वो दोनों दूर दूर हो जाते हैं। और तब तक तो मैं सारा खेल समझ गया था। मेरी जो भूख है ना वो ख़त्म हो चुकी थी। मैं जाता हूँ, वहाँ पर पानी का जग रखा हुआ था, पानी उठाता हूँ और गटागट पानी पी करके वो लड़की रोकती रह जाती है, खाना नहीं खाओगे क्या? खाना नहीं खाना है क्या? मैं उससे बात तक नहीं करता हूँ, सीधा पानी पी करके अपने ट्रक में लौट जाता हूँ। कभी कभी मैं नशा भी कर लेता था। जब शरीर में थकावट होती थी मुझे लगा कि अब मैं सही ढंग से सो नहीं पाऊंगा। भूख तो खत्म हो गई थी, लेकिन एक जलन, एक ईर्ष्या मेरे अंदर में घर कर गई थी। एक ऐसी बीमारी जो किसी इंसान को लग जाए ना तो आसानी से पीछा नहीं छोड़ती है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। उस लड़की के लिए मैंने कैसे कैसे सपने संजो रखे थे। सारा सपना मेरा चकनाचूर हो जाता है। और तब मैं दारू का सहारा लेता हूँ, लेकिन दारू भी उस गम को भुला नहीं पाती है। मैं दारू में खो तो जाता हूँ, दारू इतना पी लेता हूँ, लेकिन मुझे नशा भी नहीं हो रहा था। रात के 10 बज रहे थे। आखिरकार मैं बेचैन हो उठा, क्या करना चाहिए? मेरा मन खराब, मुझे गुस्सा आ रहा था। मेरा गुस्सा उस लड़की के ऊपर था और मैं भड़का हुआ था। अब वहाँ कोई था भी नहीं मेरा गुस्सा शांत करने के लिए। और तब मैं रोड के साइड में निकल जाता हूँ। ट्रक तो वहीं पर मेरा खड़ा था। भूख का एहसास होता है और तब मैं एक बड़े ढाबे के पास पहुँच जाता हूँ, रोड के किनारे। ढाबा रात भर खुला रहता था। मैं उस ढाबा पर जाता हूँ और साथ में दारू का बोतल भी लेके जाता हूँ। जितना पिया था मुझे संतुष्टि नहीं थी। मुझे नशा तो हुआ नहीं था। मेरा गम इतना बड़ा था कि वो नशा छोटा मुझे महसूस हो रहा था, जरूरी नहीं आ रहा था। आखिरकार मैं वहाँ जाता हूँ, एक चारपाई पर बैठ जाता हूँ और अपने लिए खाने का ऑर्डर देता हूँ। रास्ता चल रहा था, मेन सड़क थी तो गाड़ी आ रही थी, जा रही थी। अब मैं अपना गम भुलाने का कोशिश करने लगा। मैं अपने लिए पैक बना करके और एक पैक पीता और फिर सोच में डूब जाता। और तब तक खाना भी नहीं आया था। जैसे ही मैं दूसरा पैक बनाने को सोच रहा था तभी एक बूढ़ा आदमी मेरे पास में आ जाता है। कब आता है, कहाँ से आता है, मैं उसको देख नहीं पाता हूँ। उम्र 50 के आसपास, बड़ी हुई दाढ़ी, बड़े हुए बाल। अब उसको ऐसा लग रहा था कि गरीब परिवार से है, वो खुद गरीब है। ये मेरे पास किस लिए आया था? मैं उस टाइम उसको देखता जरूर हूँ, लेकिन इग्नोर कर देता हूँ। मैं अपने काम में जुट जाता हूँ। काम क्या था? दारू का पैक बनाना। पैक बनाता हूँ और तब तक वो हमारे सामने खड़ा होकर के दारू को निहार रहा है। पैक बनाते देख करके उसके होठों पर जीभ अब चल रही थी, जैसे वो दारू पीना चाहता है। मैं उसको देखता हूँ और तब कहता हूँ, अरे बाबा जी, क्या देख रहे हो? ये जो दारू है ना, मैं काफ़ी पी चुका हूँ, लेकिन ये नशा नहीं करती। बाबा तो ऐसे मौके की तलाश में था और कहने लगे, बेटा मुझे थोड़ी सी दे दो ना। देखो आज मेरे पास में पैसा नहीं था, इसलिए मैं ले नहीं पाया। मुझे भी नींद नहीं लग रही है, मैं दारू के लिए बेचैन हुआ पड़ा। तुम्हारे पास तो पूरी बोतल है, क्या तुम इतना पी जाओगे? मुझे तो हंसी आ गई थी। उस गम में मैं डूबा हुआ था, लेकिन उनकी बात सुन करके मुझे हंसना ही पड़ा। मैं कहता हूँ, बाबा दारू चाहिए आपको? तब कहता है कि हाँ। मैं कहता हूँ, आओ बैठो, हम दोनों मिलकर के दारू पियेंगे। मैं अपना गम भुलाने के लिए और उस बाबा को अपने पास बिठा लेता हूँ। उनके लिए भी पैक बनाता हूँ, पैक देता हूँ और कांपते हाथों से मैं देख रहा था कि गिलास उठाते हुए उनके हाथ कांप रहे थे। दोनों हाथ से पकड़ करके अपना मुंह में गिलास को डालते हैं और दारू पीने के बाद अब उनका हाथ जो कांप रहा था, मैं देखा हाथ धीरे धीरे उनका स्थिर हो गया था। मतलब ये दारू इनके ऊपर एकदम हैवी चढ़ा हुआ था। मतलब अगर उनको दारू न मिले तो ऐसे ही इनकी हालत हो सकती है। हाथ कांपने लगते थे, शरीर जवाब देने लगा था। मैं देख लिया था। मैं कहता हूँ, बाबा
इस उम्र में आपको तो घर पे रहना चाहिए, कहाँ आप रोड रोड भटक रहे हो, यहाँ पर किस लिए आए हो। तब अपनी दुख भरी दास्तां कहने लगे कि बेटा मेरा कहीं बाहर गया हुआ है, और जब से गया हुआ है ना, मेरी खोज खबर रखता ही नहीं है। मेरी पत्नी को स्वर्गवास हुए आज से 5 साल हो चुका है। अब मेरा घर में कोई है ही नहीं। मेरे देख रेख करने वाला एक मेरा बेटा था, वो भी अब मेरे घर में नहीं आता है। मैं तो कभी कभी दाने दाने का मोहताज होता हूँ। अब रोड पर आप जैसे कोई मिल जाता है, मैं यहाँ पर आता रहता हूँ। कोई मुझे खाना खिला देता है, कोई मुझे 5-10 रुपया दे देता है। हाँ, कोई आप जैसा इंसान होता है तो मुझे दारू भी पिला देता है। अब मैं क्या करूँ बेटा, मेरा कोई देखभाल करने वाला है नहीं ना। मैं उनकी व्यथा समझ जाता हूँ। हाँ, कहता हूँ अंकल जी मेरे साथ भी ऐसा है। मैं भी बहुत परेशान हूँ, बहुत मैं गम में हूँ। समझ में नहीं आता है कि मैं आपको अपनी बात कैसे बताऊँ। तब तक मेरा जो ऑर्डर किया हुआ खाना आ जाता है। अंकल जी से पूछता हूँ कि आपने खाना खाया। तब वो सर हिला देते। मैं अपना खाना उनके आगे रख देता हूँ। फिर अपने लिए खाना का ऑर्डर करता हूँ। भाई थोड़ा जल्दी करना और खाना ले आओ। अंकल जी कहता हूँ कि आप शुरू हो जाओ। लेकिन अंकल जी तो अभी बोतल की तरफ देख रहे थे, मतलब अभी उनका कोटा कहाँ पूरा हुआ था। मैं उनका मतलब समझ गया था। दारू पिलाता हूँ, तब मेरा भी खाना आ जाता है। हम दोनों उस बोतल को साफ कर गए थे। मैं अपना बात को शुरुआत करता हूँ, लेकिन मेरी बात में अंकल जी को कोई रुचि नहीं थी। जब उनका पेट भर जाता है, जब उनको सुरूर आ जाता है, तब वो मेरी तरफ देखते हैं। कहते हैं बेटा तुम कुछ अपने गम के बारे में बता रहे थे ना, क्या है हुआ है तुम्हारे साथ में। मैं कहता हूँ अंकल जी मेरी दर्द भरी कहानी है, आप सुनोगे ना तो कहोगे ये तो बहुत बड़ी आपके साथ में घटना घट चुकी है। मैं अपना दर्द भरी कहानी अंकल जी को सुनाने लगता हूँ। जब मेरी कहानी पूरी होती है, तब अंकल जी को देखता हूँ, वो मेरी तरफ घूर रहे थे। बात मेरी ख़त्म हो जाती है। तब अंकल जी कहते हैं इसका इलाज वो कर सकती है, जो तो आपके साथ में हुआ है ना, वो इलाज वो जानती है, वो कर देगी। मैं उनके बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। मैं तो अपना सब कुछ उनके आगे रख कर के अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। लेकिन अंकल जी कहने लगे वो कर देगी, वो सब कुछ जानती है, ऐसे काम वो कर चुकी है, आपको उससे मिलना चाहिए, वो आपका काम एकदम करा देगी। तब मुझे ध्यान आता है, मैं पूछता हूँ अंकल जी आप कुछ बोल रहे हैं, कौन है वो, कौन मेरा काम करा देगी। तब अंकल जी कहते हैं बेटा एक है औरत, वो ऐसे ही काम कराती है, बिगड़े काम को बना देती है, आपको उसके पास जाना चाहिए। आप कहो तो मैं उसके घर तक पहुंचा सकता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, कहो तो मैं लेके चलता हूँ। मैं कहने लगता हूँ वो मेरा क्या करेगी। तब वो बाबा कहते हैं वो बहुत कुछ जानती है, अगर एक बार उसने हाँ कर दिया ना तो काम करा देगी। जिस लड़की के प्यार में आप पड़े हुए, वो आपके नज़दीक ला करके खड़ा कर देगी। उसमें वो शक्ति है, उसमें वो ताकत है। अगर आप आजमाना चाहते हो ना तो चलो, अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मैं बाबा जी को देखता रहता हूँ। मैं तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, मैं ऐसे मेरे ख्याल दिमाग में आया भी नहीं था कि मैं ऐसा भी कुछ करने वाला हूँ। ये तो बाबा जी ने मुझे सलाह दिया था तो मेरे मन में भी हलचल होने लगी। मैं कहने लगा कि अगर मेरी प्रेमिका को मिला सकती है क्या मेरे से। तब बाबा जी कहते हैं हाँ वो ताकतवर है, उसके पास शक्ति है, ऐसा वो कर सकती है अगर वो चाहे तो। लेकिन बेटा उसका भी अपना फीस है, वो मुफ्त में काम नहीं करती है। मैं बड़ा खुश हो गया था, फीस का मुझे परवाह नहीं थी। मैं तो उस लड़की को पाना चाहता था हर हालत में। आखिरकार मैं बाबा जी से कहता हूँ फिर देरी किस बात का। अगले पल समय देखता हूँ तो 11 से ऊपर हो चुका था। मैं मन को महसूस लेता हूँ, कहता हूँ बाबा जी आप कहाँ रहते हो। तब कहते हैं बेटा पास के ही हमारा घर है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। मैं कहता हूँ अंकल जी कल आ पाओ। लेकिन अंकल जी तो सरूर में थे। कहने लगे बेटा अभी कोई ज़्यादा रात नहीं हुआ है, वो तो दिन भर सोती रहती है, वो तो रात में ही काम करती है, आपको रात में ही वहाँ पर जाना पड़ेगा, चाहे आज जाओ या कल जाओ। दिन में वो किसी के कहना नहीं मानती है, दिन भर सोती रहती है, वो ऐसे ही है। आखिरकार मुझे लगने लगा कि अंकल जी
जब ऐसा कह रहे हैं तो उस औरत में दम होगा, जरूर कोई ना कोई बात होगा, मुझे चल के मिलना चाहिए। अब मैं भी तैयार हो जाता हूँ, अंकल जी के साथ मैं चल पड़ता हूँ। पैदल ही जाना पड़ता है। आज जब मैं उसके घर पहुँचता हूँ, दरवाज़ा बंद था, लेकिन घर में रोशनी थी, उजाला था। अंकल जी दरवाज़ा पीटते हैं। एक औरत आकर के 30-35 साल का उम्र लग रहा था, लेकिन वो भी देखने में कम हसीन नहीं थी। बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी, कपड़ा भी सही सलीके से पहन रखा था। वो दरवाज़ा खोलती है, अंकल जी को देख के कहती है, बाबा आज क्यों आ गए? आज मेरे पास में दारू नहीं है। जब दारू होता है तो मैं आपको आवाज़ देती हूँ ना, बुलवा लेती हूँ ना। आज कोई दारू लेके नहीं आया है, लेकिन मुझे जब देखती है तो चुप हो जाती है। ये कौन है बाबा? किसको लेके आए हो आप? बाबा कहते हैं, देखो दारू तो आज मेरा काम चल गया है। ये नौजवान मुझे पिला दिया है। इसका एक काम है, मुझे पता है कि तुम वो काम कर दोगी। वो औरत मुझे पैर से लेकर के सर तक निहारने लगती है, देखने लगती है। उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ जाती है और तब कहती है, कौन सा काम कराना है? बाबा जी कहते हैं, क्या बाहर ही पूछोगी कि अंदर भी आने दोगी? औरत हट जाती है, दरवाजे के पास से इशारा करती है कि अंदर आ जाओ। जबकि आधी रात होने वाली थी। मैं भी नशे में था, सुरूर में था, बाबा जी भी नशे में थे। नशे में नहीं थी वो औरत। हम दोनों अब उस घर में चले जाते हैं। 3-4 कमरों का घर था वो, जो मैं रात को देखा था। एक कमरा जो था ना, बिल्कुल खाली था। उसमें कोई भी फर्नीचर नहीं है और वहाँ पर दरी वगैरह बिछा था और एक स्थान जो था वो खाली पड़ा हुआ था। वहाँ पर मैं देखता हूँ पूजा पाठ का सामग्री वगैरह पड़ा हुआ था, एक दीपक भी जल रहा था। मुझे उस घर में लेके आती है, कहती है, आप दोनों बैठो, हम कुछ ही देर में आपके पास आ रहे हैं। वो चली जाती है। मैं बाबा जी से पूछता हूँ धीरे से, ये औरत हमारा काम करा देगी? उस लड़की से मुझे मिलवा देगी? और तब बाबा धीरे से कहते हैं, अरे मैंने आपको बताया ना बेटा, बहुत ही शक्तिशाली महिला है, ये सब कुछ करा देगी। अगर एक बार हाँ कर देना तो समझ लो आपका काम बिल्कुल पक्का हो जाएगा। मैं तो मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो गया था, खुश हो गया था। अब जो मेरे अंदर में ईर्ष्या थी, जलन थी, और तेज हो गई थी। मैं चाहता था कि वो लड़की मेरे काबू में आ जाए, उस ट्रक ड्राइवर से दूरी बना ले, मेरे प्यार में डूबे, मेरे प्यार में वो हमेशा याद करे मुझे। अब वो अच्छी तरह से देखे, उस नज़र से देखे जिस नज़र से मैं उसको देखता हूँ। मेरे अंदर में सब भावना चल रहा था। और तब तक वो औरत आती है, एक गाउन पहन के। पहले तो सूट सलवार में थी, लेकिन अगले पल वो काला गाउन, जैसे कोई तांत्रिक चोगा वगैरह पहनता है, चोगा ही समझ लीजिए, गले में कुछ इस तरह का माला पहन लेती है और इसके बाद उसी स्थान पर बैठ जाती है। मेरी तरफ देख के कहती है, हाँ नौजवान, अब तुम बताओ क्या परेशानी है? मैं अपनी परेशानी उसके आगे रख देता हूँ, बताता हूँ कि मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको पाना चाहता हूँ। और एक ट्रक ड्राइवर है जो मेरे प्यार के बीच में आ चुका है। मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, मैं इतना उससे प्यार करता हूँ। मैं अपनी पूरी कहानी उसके आगे रख देता हूँ। उसके बाद वो कहती है, तुम मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो। मैं उसकी बड़ी बड़ी आंखों में झांकने लगता हूँ। मेरे बदन में कुछ होने लगता है, ऐसा लगता है कि सरसराहट से चींटियाँ रेंगने लगी हो, हल्के हल्के जैसे बिजली का करंट मेरे शरीर में प्रवेश हो रहा हो, ऐसा मुझे अनुभव होता है। एक बार तो मैं ऐसा ही बेचैन हो जाता हूँ और तब मुझे धीमे से डांटते हुए कहती है, स्थिर बैठे रहो, अब मेरी आंखों में देखते रहो। अब जब तक मेरी आंखों में नहीं देखोगे, मैं उस लड़की तक पहुँच नहीं पाऊंगी जिसे तुम प्यार करते हो। आखिरकार मुझे शांत रहना पड़ता है और वो अनुभूति मुझे अच्छी तरह से याद था, जो मेरे शरीर में सरसराहट हो रही थी, बिजली का करंट जैसा दौड़ रहा था जब वो मेरी आंखों में देख रही थी। आखिरकार कहती है, मैंने देख लिया, वाकई वो बहुत ही खूबसूरत है। क्या तुम उसको पाना चाहते हो? लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो तो और किसी से प्यार करती है। अब मैं कहता हूँ, हाँ, इसीलिए तो मैं आपके पास में आया हूँ, बाबा जी लेके आए हैं। मैं तो देख चुका हूँ और तभी तो मेरे अंदर में
गुस्सा भरा हुआ है। मैं पूरी कहानी बता देता हूँ कि उसके परिवार पर मैंने बहुत सारा पैसा दिया हुआ है। मैं तो उसको परिवार को अपना परिवार समझने लगा था। मुझे तो लगने लगा था कि मैं अब मेरा ही परिवार है, मैं उस लड़की से शादी कर लूँगा, उसका हाथ मेरे पिताजी आकर मांग लेंगे। मैं तो यहाँ तक सोच लिया था। मुझे नहीं मालूम था कि वो किसी और से प्यार करती है, नहीं तो मैं इस चक्कर में पड़ता ही नहीं। लेकिन मैं तो हद से आगे बढ़ चुका हूँ। वो मेरे शरीर के अंग अंग में बस चुकी है। मैं निकालने का कोशिश करूँ ना, तब भी नहीं निकल पाएगी। आप ऐसा कुछ कर पाएंगी? वो औरत मेरी तरफ देखती है, मुस्कुराती है, फिर आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर तक ऐसी शांत बैठी रहती है, फिर आंखें खोलती है, फिर कहती है, खर्च आएगा इसमें, खर्च आएगा इसमें, कुछ ज़्यादा ही आएगा। मैं कहता हूँ, आप बताइए मुझे कितना खर्च करना पड़ेगा। तब एक रकम बताती है। मेरे लिए कोई ज़्यादा रकम नहीं था। मैं जल्द से जल्द उस लड़की को पाना चाहता था, तो मैंने हाँ बोल दिया। तब वो कहती है, चलो खर्च तो दे दिया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ काम है जो आपको करना पड़ेगा। क्या आप कर पाओगे? मुस्कुराते हुए पूछी। बाबा जी बैठे हुए थे, लेकिन अब उनकी जो नशा था ना, अब ज़्यादा चढ़ चुका था। झूम रहे थे, बैठे बैठे झपकी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो हमारी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। नशा उनके ऊपर में हावी हो चुका है। तब मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखती है, आप तैयार हो जाओगे उस काम के लिए? मैं सोच लिया था कि कौन सा काम होगा। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हो जाऊंगा। तब कहती है, आप पूछ तो लो कि कौन सा काम करना है। तब मैं कहता हूँ, यही करना होगा, तंत्र मंत्र का काम। आप मुझे कहीं शमशान में लेके जाओगी, पूजा पाठ करोगी, यही ना? तब वह मुस्कुराती है, कहती है, मैं शमशान में जाने वाली दिख रही हूँ क्या? जो कुछ करती हूँ यहीं पर करती हूँ। मैं वो काम बताना चाहती हूँ, शायद आप उसके लिए राजी ना हो। तब मैं पूछता हूँ कि कौन सा काम है। कहती है, मैं इतना तो गारंटी ले लेती हूँ, लड़की आपकी झोली में आ गिरेगी, लेकिन मेरी भी कुछ तमन्ना है जिसको आपको पूरा करना पड़ेगा। मैं उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाता हूँ। मैं दोबारा सवाल पूछता हूँ, क्या क्या मतलब है आपका, क्या कहना चाहती हैं आप? तब वो मुस्कुराते कहती है, एक रात मेरे लिए। ऐसा तो कर लोगे ना? ये ज़्यादा कोई बड़ी डिमांड नहीं है। मैं सोच में पड़ गया था। मैं तो अपनी प्रेमिका को पाना चाहता था, लेकिन यहाँ तो डिमांड ही कुछ और था। उस टाइम नशा मेरे ऊपर में हावी था। मैं उस लड़की को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। मैं झट से हाँ बोल देता हूँ कि हाँ जी, आप एक रात की बात कर रही हो ना, अब मैं आपके साथ 3 रातें गुजार सकता हूँ। वो औरत मुस्कुरा देती है, कहती है, फिर क्या है, मैं आपका काम करूँगी, लेकिन कुछ सामान जो है आपको मेरे पास में लाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ, कौन सा सामान? मैं आपको पैसे दे देता हूँ और आप खुद ही सामान परचेज कर लें। तब वो सर हिलाती है, नहीं मैं। कहती है, ये तो आपको लाना पड़ेगा। उस लड़की का कोई भी पुराना वस्त्र, चाहे वो दुपट्टा क्यों ना हो, उसका टुकड़ा ही क्यों ना हो, आपको ला के देना पड़ेगा। तब मैं ये सब काम आपके लिए कर दूंगी। देखना वो आपसे कितना प्यार करने लगेगी। मैं तो बड़ा खुश हो गया था। मुझे तो लगा कि मैं तो दुनिया जीत चुका हूँ, और क्या है। कहती है, अब आप यहाँ रहना चाहो तब यहाँ भी रह सकते हो, रात काफ़ी हो गई है। अगर जाना चाहो आपकी मर्जी है, आप जा भी सकते हो, लेकिन रात ज़्यादा हो गई थी। मैं अगर जाऊँगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो नशा हुआ पड़ा था और लंबी दूरी पैदल मुझे चलना था। मुझे लगा कि वहाँ जाके ट्रक में सोना है, अब क्यों ना यहीं पर सो जाऊँ। पहली रात मैं उसके साथ गुजारता हूँ। अब मैं सब कुछ जानते हुए वो औरत मुझ पर मेहरबान हो जाती है। कहती है, आपका काम तो मैं अवश्य कराऊंगा। मैं जोश जोश में इतना भूल जाता हूँ, ये पराई नारी है, इसके साथ मुझे रात नहीं गुजारना चाहिए। लेकिन ईर्ष्या जलन मुझे तो अलग रास्ते पर लेके जा रही थी, एक ऐसे रास्ते पर जहाँ से मैं निकलना चाहूँ ना तो बहुत मुश्किल होगा। मैंने ये सोचा तक नहीं था। आखिरकार सुबह होता है और बाबा जी तो पहले ही जाग चुके थे। वो सब कुछ समझ गए थे। वो तो इस घर में आते जाते थे, उन्हें तो सब कुछ मालूम था
इस घर में क्या होता है, ये औरत क्या करती है। आखिरकार सुबह होते ही हम अपने मंजिल की तरफ, अपने ट्रक की तरफ निकल जाते हैं। जाते जाते वो लड़की मुझे बताती है, औरत बताती है, मैं बताया ना वो काम करना जरूरी है। जब तक आप उसका कोई वस्त्र लेके नहीं आओगे मैं काम नहीं कर पाऊंगी। और तब मैं कहता हूँ कि जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा मैं ज़रूर लेके आऊँगी। और फिर कहती है अब कब आना होगा। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, नशा उतर चुका था। वो औरत देखने में अच्छी तो थी, मेरे से उम्र में कुछ बड़ी थी, इसलिए मुझे कुछ अलग सा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैंने कोई गलत काम कर दिया, एक पाप कर दिया। मैं उसकी बात को जवाब नहीं देता हूँ और मैं अपने रास्ते पर चल देता हूँ। आखिरकार जब मैं अपने ट्रक के पास पहुँचता हूँ तब वो लड़की ही मुझे बुलाती है। अरे मनीष 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 जी कहा करती थी वो। मनीष जी आप रात में भी भोजन नहीं किए, बात क्या है, आप मेरे से नाराज हैं क्या। उसकी माँ भी थी, उसके पिता भी थे और उसकी बड़ी बहन भी थी। मैं इतने लोगों के बीच में कैसे बोल सकता था। तब मैं खोखली हंसी हंसता हूँ और कहता हूँ नहीं, मैं आपसे भला नाराज क्यों होऊंगा। तब कहती है आपने खाना भी नहीं खाया, मैं तो आपकी बाट देखती रही। वो मुझे बता रही थी कि आपका खाना हमने काफ़ी देर तक सहेज कर रखा था लेकिन आप आए नहीं, ऐसा कौन सा गलती हो गया। मैं उस बात का जवाब नहीं दे पाया। अब फिर मैंने झूठ बूठ उससे कोई बहाना बना दिया कि मेरी तबीयत सही नहीं थी और मैं इसलिए खाना नहीं खा पाया, आप मुझे चाय पिला दो। मैं तो उसका कोई ना कोई वस्त्र लेने के चक्कर में था और उसके नज़दीकी बढ़ाना चाहता था। मैं चाय का ऑर्डर देता हूँ और वहाँ पर वो लोग रात में रहते भी थे। पीछे में उनका एक झोपड़ा सा बना हुआ था और उनका एक किराए का घर भी था। कभी कभी वो लोग सारे के सारे लोग किराए के घर में चले जाते थे रात में जब ढाबा बंद होता था। हाँ, कभी कभी ये लोग जब देर रात तक काम होता था, फैक्ट्री में चाय वाय देना होता था, तो लोग आधा परिवार यहाँ पर रुक जाता था। कपड़े लत्ते तो वहाँ पर मैं देखता था टंगे होते थे, लेकिन कौन सा कपड़ा किसका है मुझे अब इस चीज़ को सोचना था, विचारना था। मैं चाय पीता हूँ, कपड़े पर निगाह डालता हूँ। जो दोनों बहन थी ना बिल्कुल समान थी, दोनों एक कद काठी की थी और दोनों ही बदल बदल के कपड़ा पहनती थी। इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था। यहीं पर हमसे बहुत बड़ा चूक हो गया था। मैं दोस्ती तो पहले से ही था, आना जाना तो सब कुछ था। वो परिवार मुझे भी चाहता था, मदद मांगता था, मदद देता था। मैं ऐसा गलत काम कर बैठा था। कपड़ा तो लेना चाहिए था उस लड़की का जिसे मैं प्यार करता था, लेकिन मैं गलती कर बैठा। बड़ी वाली बेटी का जो शादीशुदा थी उसका पति छोड़ दिया था, यहाँ पर रहती थी अपने माँ बाप के पास। उसका कपड़ा मैं अब ले लेता हूँ। उसका एक ऊपर का जो फ्रॉक टाइप का होता है मैं ले लिया था, वो भी पुराना था, मैं थैले में रख लेता हूँ। मैं तो बड़ा खुश था कि चलो अब तो मेरा काम हो गया, अब तो मेरा काम हो गया। आखिरकार मैं उस महिला के पास जाता हूँ। वो बाबा जी थे, वो मुझे ढाबे पर घूमते फिरते मिल गए। उन्होंने सही कहा था कि उनके कोई देख रेख करने वाला नहीं है। यहाँ पर मैं आता हूँ, कभी कभी ढाबा वाला भी खाना दे देता है, कभी कभी यहाँ ट्रक ड्राइवर, कुछ अन्य लोग जो रात में रुकते हैं, खाना खाते हैं, दारू पीते हैं, 2-3 पैक मुझे दे ही देते हैं। मैं उनसे मिलता हूँ, मुझे देख के बड़ा खुश हो जाते हैं। दारू का डिमांड रखते हैं, मैं उनका डिमांड भी पूरा कर देता हूँ। हाँ, तब मैं कहता हूँ कि बाबा जी चलो वहाँ पर चलना है उस औरत के पास में। बाबा जी खुश हो जाते हैं। हाँ, इसके बाद हम लोग भोजन तो वहीं करते हैं, लेकिन आखिरकार 11 बजे तक उस औरत के पास पहुँच जाते हैं। दरवाज़ा बाबा जी खटखटाते हैं। हाँ, फिर औरत दरवाज़ा खोल के जैसे मुझे देखती है बिल्कुल प्रसन्न हो जाती है। उसका मन माफिक मुराद मैं था ना। आखिरकार हम घर में पहुंच जाते हैं। हाँ, मैं बड़े उल्लास से वो कपड़ा को निकालता हूँ और उस औरत को दे देता हूँ। यही ये कपड़ा है, यही कभी कभी मैं उसको पहनते हुए देखा है। हाँ, मैं देखा भी था उस ड्रेस को जो मैं लाया था, मैं कई बार पहनते देखा था, लेकिन कभी कभी उसकी बड़ी बहन भी पहनती थी। इस बात का मुझे पता नहीं था। आखिरकार वो कपड़ा ले लेती है। अब फिर कहती है कि आज मुझे पूजा पाठ करना पड़ेगा, आप रहोगे नहीं यहाँ पर। मैं नशे में था, अब एक रात तो गुजार चुका था,
अब तो कोई डरने वाली बात ही नहीं थी। अब मैं कहने लगा, हाँ आज रात मैं आपके पास ही गुजारूंगा। और आखिरकार वो पूजा पाठ में लग जाती है, अपने तंत्र मंत्र में लग जाती है। वो कपड़ा को लेकर के और जो भी अब तंत्र मंत्र का क्रिया होता है उस पर करती है वो। मैं उसके साथ में जब पूजा पाठ खत्म हो जाता है तब मैं रात गुजारता हूँ। सुबह उठते ही मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। वो औरत कहती है, आपका मैंने काम कर दिया है, जो आप चाहते थे ना मैं पूरी तैयारी कर लिया था और आपका काम संपन्न हो चुका है। देखना, और जो लड़की है आपकी झोली में आके गिर जाएगी। मैं तो बड़ा खुश था। मस्त चाल से चलता हुआ मैं अपने ट्रक के पास पहुंचता हूं। अब तो टाइम भी हो गया था माल निकालने का। मैं जब जाता हूं तो दोनों बहन थी, दोनों बहन उसकी माँ बाप भी थे। अब वो छोटी बहन तो बोलती नहीं है, अब बड़ी बहन देख करके बड़ा खुश हो जाती है। हाँ, कहती है, मनीष जी आओ आओ आओ, जल्दी आओ, चाय गर्म है, चाय पी लो, और इसके बाद नाश्ता मैं बना रही हूँ, नाश्ता भी करके जाना। मैं तो ऐसा सोचा नहीं था। मैं तो सोचा था कि छोटी बहन अब मेरे प्यार के जाल में फंस गई होगी, लेकिन वो तो सब्जी काट रही थी, उसका सारा ध्यान सब्जी पर था। अब बड़ी बहन तो जैसे खुशी के मारे उछल रही थी, मुझे देख करके जैसे उसको स्वर्ग मिल गया हो, ऐसे उसके चेहरे पर मुस्कान खिला खिला नजर आ रहा था। मैं भी सोचा कि ये तो प्यार तो वही लड़की करेगी, जादू मंत्र तो सब कुछ उसी के लिए हुआ है, इसे क्या मेरा रिश्ता है। मैं उसकी बात को टालता नहीं हूँ, जाके चाय पीता हूँ और उसके मुस्कुराहट में जवाब भी देता हूँ। मैं तो ऐसा भी उसके साथ भी करता था, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद हमारी काम स्टार्ट हो जाता है, माल ढोने के काम। इसके बाद मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। फुर्सत मिलती थी रात को 9 बजे के आसपास में। तब मैं अपना ट्रक लेके आता हूँ। अब ट्रक तो मेरा वहाँ खड़ा रहता था फैक्ट्री के आगे में। अब कभी भी बुलावा आ सकता था, कभी कभी ओवर टाइम लगती थी हमारी काम का, तो उसमें अच्छा पैसा मिलता था। मैं लालची किस्म का बन चुका था चक्कर के चक्कर में। अब मैं वहीं पर अपना रहता था ट्रक लेके खड़ा होकर के। जब मैं जाता हूँ भूख लगी हुई थी। अब मैं जब ढाबा में पहुँचता हूँ 9 बजे के आसपास, तो दोनों बहन थी। माता पिता शायद उसके किराए वाले घर पर गए हुए थे, क्योंकि अब ग्राहक कम था, रात का 9 बज चुका था, शायद लोग ज़्यादा से ज़्यादा भोजन लोग कर चुके थे। अब मैं जाता हूँ, अब जा कर के मैं जहाँ बैठता था भोजन करता था उस जगह बैठ जाता हूँ। मुझे लगा कि वही लड़की आएगी जिसे मैं प्यार करता हूँ। वो आई भी, और वो मुस्कुराते हुए। मैं तो बड़ा आनंदित हो उठा था। तब कहती है, मनीष जी क्या खाओगे, क्या चाहिए आपको, आज क्या खाने का मूड है, आज तो जो मांगोगे मिलेगा। मैं उसकी भाषा और शैली अंदाज देखकर मन ही मन प्रसन्न हो जाता हूँ। तंत्र मंत्र काम कर रहा है। उस औरत ने सही कहा था, बिल्कुल काम करेगा। अब मुझे लगने लगता है उसकी बातचीत के अंदाज से कि वो मुझ पर फिदा हो गई है। मैं तो बड़ा खुश हो गया था। मैं कहता हूँ, आज तुम्हारी इच्छा, जो तुम खिलाना चाहो। और वो जो लड़की थी ना, वो दूर से बैठी बैठी मुझे घूर रही थी, ताड़ रही थी, और उसके चेहरे पर प्रसन्नता मुझे दिखाई दे रही थी, लेकिन किसी काम में उलझी हुई थी। और उसका हाथ चल रहा था कढ़ाई पर, कुछ बना रही थी। और तब तक उसकी छोटी बहन अब मेरे लिए खाना लेके आती है, लेकिन जब भी उसका काम थोड़ा सा ख़त्म हो जाता था मेरी तरफ देखती थी। मैंने इस चीज़ को नोटिस किया था। आखिरकार भोजन अच्छा था, स्वादिष्ट था। मैं तो बड़ा खुश था। मुझे लगा कि उसका औरत का तंत्र मंत्र काम कर रहा है, अब तो सब कुछ सही हो जाएगा। मैं बड़ा खुश था। खाना ख़त्म हो चुका था और सबको पता था कि मैं अपने ट्रक में सोता हूँ। मैं अपने ट्रक में जाता हूँ, आज आनंदित था, और बोतल खोल करके कुछ देर के बाद में उसका भी अब मैं आनंद लेने लगता हूँ। और फिर कब नींद आ जाती है मुझे होश नहीं रहता। जब मुझे कोई आवाज़ देता है धीरे धीरे आवाज़ में, मनीष मनीष गेट खोलो ना, गेट खोलो ना। आवाज़ लगा जैसे कानों में मेरी प्रेमिका हो, जिसके लिए सारा मैं यत्न किया था। आज वही तो नहीं आ गई। मैं नशे में था, आँख खुल नहीं पा रही थी। दोनों बहनों का आवाज़ मिलती जुलती थी। मैं उस टाइम समझ नहीं पाया। मैं तो बड़ा खुश हो गया था। हाँ, मैं खिड़की खोल देता हूँ, गेट खोल देता हूँ। मुझे लगा कि अब क्या है, अब तो मामला पट गया है।
मैं कहता हूँ अंदर आ जाओ जल्दी से, कोई देख ना ले। वो लड़की झट से ट्रक के अंदर पहुंच जाती है। मैं दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ। मैं नशे में खुमारी में था। अगर उस टाइम अपनी आंखें खोल करके अच्छी तरह से देख लेता तो शायद मैं उसके नज़दीक भी नहीं आता। लेकिन सबसे बड़ी कमी थी, मैं तो जोश में था और ऊपर से नशे में था। मैं उसको सही ढंग से देख नहीं पाया, ट्रक में रोशनी नहीं कर पाया। मुझे लगा कि रोशनी करूँगा तो आसपास में जो ट्रक खड़े हैं उनमें भी ड्राइवर होंगे, कोई ना कोई हमें देख लेगा, मामला बदनामी तक आ पहुँचेगा। इसलिए मैं रोशनी नहीं करता हूँ। आवाज़ मीठी थी जैसी मेरी प्रेमिका की थी। अब मैं तो समझ लेता हूँ, गलती कर बैठता हूँ। अब मैं इतना आनंदित हो उठता हूँ कि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ था। जो उस औरत ने कहा था सब कुछ ऐसा ही हुआ था। वो रात में मेरे साथ में थी। हम दोनों ने अब एक साथ रातें बिताई। मैं बड़ा खुश था। आखिरकार कहती है अब मुझे जाना होगा, नहीं तो कोई ना कोई देख लेगा। मैं इजाज़त भी दे देता हूँ, कल आओगी ना, कल आओगी ना। तब कहती है हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने वाला बात है, गेट खोल के रखना। मैं तो बड़ा खुश था। उतर जाती है। अभी तक मुझे अनुमान नहीं चला था कि मैं किससे मिला था, किसके साथ रात बिताई थी। अगर मैं नशे में नहीं होता ना तो मैं थोड़ा बहुत समझ भी जाता। हाँ, मानता हूँ मैं उस जगह पर उजाला नहीं था, रोशनी नहीं थी, अंधेरा था। लेकिन कुछ ना कुछ शरीर का बनावट और कुछ आवाज़ में चेंजेज, बोलने का तरीका से मैं बिल्कुल समझ जाता। लेकिन नशे में होने की वजह से मैं इस चीज़ पर गौर ही नहीं किया था। मैं तो बड़ा खुश था। मुझे तो लगा वो जो औरत ने सब कुछ किया है वो तो बहुत पहुंची हुई चीज़ है। सच कहा था। आखिरकार सुबह होता है और फिर मैं चाय पीने जाता हूँ और उसकी छोटी बहनी, मतलब मेरी जो प्रेमिका थी, वही मुझे मुस्कुराती हुई स्वागत करती है। और तब मैं उसकी तरफ आंखें मिला नहीं पाता हूँ। वो मुझे कहती है चाय में अदरक डाल दूँ या ऐसे ही पियोगे। मैं उसको देखना चाहता था लेकिन शर्म के मारे मैं उससे आंखें नहीं मिला रहा। और तब कहती है मनीष आज बात क्या है, आज मुझे शर्माए शर्माए सा दिख रहे हो। और तब मैं उसकी तरफ देखता हूँ मुस्कुराते हुए, और फिर भी शर्म आ रही थी। वो कहती है बात क्या है मनीष, आज बड़े खुश नज़र आ रहे हो। अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ, मेरे पास में शब्द नहीं था। और शब्द भी था तब तक उसकी बड़ी बहन आ चुकी थी और उसके साथ उसकी माँ भी आ गई थी। मामला यहीं पर टल गया था। चाय पीता हूँ, अपने काम पर लग जाता हूँ। और इसके बाद वो रात आती है जिसकी मैं इंतज़ार कर रहा था। आज मैं बिल्कुल नशे में नहीं था, मैं तो होश में रहना चाहता था। मैं ऐसा ही सब कुछ इंतज़ाम किया था, बिल्कुल नशे में नहीं था और मैं उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। रात का 11 बजता है, 11:30, कब आएगी कब आएगी। मैं ढाबा की तरफ देखता हूँ, रोशनी बंद हो चुकी है। मतलब आधा परिवार तो किराए वाला घर में चला गया होगा और यहाँ दोनों बहन होगी। मुझे ऐसा ही अंदाजा था। आखिर कब आएगी कब आएगी, इंतज़ार करते करते मैं कब सो जाता हूँ मुझे पता ही नहीं लगता। हालांकि आज मैंने कोई नशा नहीं किया था। आखिरकार जब गेट खुलता है, क्योंकि आज मैंने गेट को बंद नहीं किया था अंदर से, गेट खुलता है और तब आवाज़ आती है खट से, और तब मेरी नींद खुल जाती है। दिल धक से हो जाता है, आ गई अब क्या। मैं खुशी से इतराने लगता हूँ और कहता हूँ फुसफुसाते हुए जल्दी से आ जाओ, जल्दी से ऊपर आओ, न तो कोई देख लेगा। झट से आ जाती है, गेट बंद हो जाता है। मैं बाहों में भर लेता हूँ लेकिन वहाँ पर अंधेरा था। जैसे उसको बाहों में भरता हूँ और वो मुझसे कुछ बात करती है तो एक अंदाजा हो जाता है मैं गलत लड़की के साथ में हूँ, गलत लड़की के साथ में हूँ। ये कैसे हो सकता है। मैं लाइट रोशनी जलाना नहीं चाहता था लेकिन ऐसा समय आ चुका था, मैं उसको देखना चाहता था। लाइट जला देता हूँ और जैसे ही लाइट की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है मैं तो भौचक्का हो जाता हूँ। ये क्या, ये क्या, ये कौन है भाई। मालूम तो सब कुछ था कि कौन है, लेकिन मैं तो आशा लगा रखा था कि उसकी छोटी बहन होगी। ये तो बड़ी बहन आ चुकी थी। ये कैसे गजब हो गया। हाँ, मैं डर जाता हूँ। हाँ, कहता हूँ तुम कैसे आ गई, मैंने कब तुम्हें बुलाया है। लड़की कहने लगी मनीष जी कल भी तुम्हें आई थी, तो कल आपने मेरे साथ में क्या क्या किया
आपको पता नहीं है, आपने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और तुम रात में आ जाना। तो मैं आ गई, आज आप भड़के हुए क्यों दिखाई दे रहे हो? बात क्या है? मेरा होश तो गुम हो चुका था। मैं थर थर काँपने लगा था। मैं कभी उसका चेहरा देखता और कभी मैं बाहर की तरफ देखता कि कोई है तो नहीं। लाइट तो मैं बंद कर चुका था, अब अंधेरा था वहाँ पर। और इसके बाद मैं उस लड़की से माफ़ी मांगने लगा। देखिए, गलतफहमी में सब कुछ हो गया है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जो कुछ उस लड़की से छिपाना चाहता था, आखिरकार मुझे बताना ही पड़ा। मैं कहने लगा कि देखिए, मैं आपकी छोटी बहन से प्रेम करता हूँ। मैं उसी का आने का इंतज़ार कर रहा था। मैं उसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता, मैं तो उससे शादी भी करने का इरादा रखता हूँ। मैं सारे सपने जो मैंने देखे थे उस लड़की के आगे रख देता हूँ। वो लड़की मेरी बात सुनती रहती है, उसकी आंखों से आंसू निकलता रहता है जिसका आभास मुझे होता है। वो एक शब्द भी नहीं बोलती है। आखिरकार जब मेरी राम कहानी पूरी होती है तब वो नहीं बोलती है तो मुझे डर लगने लगता है। मैं कहता हूँ, आप ही बताइए, इसमें मेरी कोई कसूर है? मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, दिलो जान से प्यार करता हूँ, अपनी पत्नी मैं बनाना चाहता हूँ, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ, मैंने ये कर्म किए हैं। मैं उसके लिए उस औरत के पास में गया था, उसे तंत्र मंत्र करवाया था। मैं गलती से आपका कपड़ा ले गया उठा करके, इसी की वजह से आप मेरे पास में आ गई है। आप मुझे माफ़ कीजिए, आप मुझे माफ़ कीजिए। औरत बोल नहीं रही, वो लड़की बोल नहीं रही थी, बस आंखों से आंसू बहता जा रहा था। अब मैं डरा हुआ था अंदर से, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन वो लड़की कहती है, गलती आपसे हो गई है और गलती बहुत भारी हो गई है। मैं तो समझती थी कि आप मुझसे प्यार करते हैं। कई बार आप मुस्कुरा के देखते हैं ना मेरी तरफ, तो मेरे दिल में भी कुछ होता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप मेरी छोटी बहन से प्यार करते हैं। मैं भी ना जाने कैसे पागल थी, मैं आपके प्यार में पड़ चुकी थी। शायद आप सही कह रहे हैं, ये आपका जादू का असर था। लड़की रोने लगी थी, मैं उसको समझाने लगा था कि देखिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ऐसा गलती कभी करना नहीं चाहता था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब वो लड़की कहती है, जो आपने सपना देखा है मैं आपका सपना पूरा करूँगी। लेकिन आज, कल जो रात में हुआ था, वो हम दोनों गलती समझ करके एक दूसरे को माफ़ कर देंगे। मैं जानती हूँ आप अच्छे इंसान हैं, ट्रक चलाते हैं, पैसा कमाते हैं, आप शादीशुदा भी नहीं हैं। तो मैं चाहती हूँ दिल से अपना जो मेरी इच्छा है, मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन से आप शादी करो। इसके लिए मैं अपनी बहन को तैयार कर लूँगी, आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल मत डरो। जो हम दोनों से गलतियाँ हुआ है हम दोबारा नहीं करेंगे। मैं तो कभी भी नहीं, इस नज़र से मैं आपको देखूंगी भी नहीं। मैं तो बड़ा, उस टाइम बड़ा जिस पोजीशन में था कि मेरे पास में शब्द नहीं थे। मेरे भी आंखों से आंसू निकलने लगता है उसकी बात सुन करके। देखो, ये है उसकी असली बहन, जो अपनी बहन के लिए अब सब कुछ तैयार थी। आखिरकार मैं कई बार उससे माफ़ी मांगता हूँ कि देखिए, आज के बाद उस औरत के पास मैं कभी नहीं जाऊँगा जो तंत्र मंत्र करती है। मैं तो आपकी बहन को पाने के लिए सब कुछ जो भी करना चाहिए था मैं कर गुजरने के लिए तैयार था। लेकिन आप अब नहीं, अब आपकी मर्जी है। आप मेरी बात को समझ गई हैं, अपनी बहन को समझा सकती हैं, अपने परिवार को समझा सकती हैं, और तब तो आप कर सकती हैं। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आखिरकार वो लड़की कहती है कि सब कुछ मैं कर दूंगी, लेकिन आप थोड़ा मुझे भी वक्त दो। लोगों को समझाने में टाइम लगता है और उसमें समय भी लगता है। इतना तो आप ज़रूर मेरी बात पर गौर करेंगे। तब मैं कहता हूँ, ये एहसान मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा अगर ये मेरा काम करवा देंगी तो। लड़की उतर चुकी थी, अपना ढाबे में चली गई थी। अब मैं तो बस सोचे जा रहा था, हे ईश्वर, मैंने कैसी गलती कर दी, मैं कैसी गलती कर दी। मैं तो समझा था कि मेरी प्रेमिका है, जादू के असर में आ गई होगी, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया था। अब क्या होगा, मेरी प्रेमिका मुझे मिल पाएगी? लेकिन उस लड़की ने सच कहा था। ऐसा ही वो अपने परिवार को बताने लगी, समझाने लगी, अपनी बहन को अब समझा बुझा करके तैयार कर लिया था। और आखिरकार वो खुशी का दिन आ चुका था जब उसके परिवार मुझे दामाद बनाने के लिए राजी हो गए थे।
अब क्या था, जो मैं पाना चाहता था मैं पा लिया था, लेकिन मैं उसके लिए ना जाने क्या क्या किया था। मैं उस औरत के पास में गया था, उसके साथ मुझे 2 रात बितानी पड़ी थी, अपनी उम्र से बड़ी हुई एक तांत्रिका के साथ में। आइए, उसकी बड़ी बहन के साथ मुझे गलतफहमी का शिकार बनना पड़ा था। सब कुछ मैं भूलने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार मेरी वो पत्नी बन चुकी थी। आज तक मैं उस बात को कभी भी अपनी पत्नी को नहीं बताया हूँ कि मैं तुम्हें पाने के लिए क्या क्या पापड़ बेले थे। मैं उस ऐसी स्थिति से मैं कैसे निकल गया, जब तक वो लड़की तैयार नहीं होती, मैं यानी मेरी पत्नी की बड़ी बहन, तब तक ऐसा संभव नहीं था। उसकी दृढ़ इच्छा थी, तभी हम तंत्र मंत्र के जाल से निकल पाए थे। नहीं तो एक बार जो तंत्र मंत्र का शिकार हो जाता है ना, कभी बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन उसकी इच्छा थी, इच्छा शक्ति मजबूत थी, तब हम दोनों तंत्र मंत्र के जाल से निकल पाए थे और आखिरकार मैंने सफलता हासिल कर लिया था अपनी पत्नी के रूप में। तो दोस्तों, ये थी मनीष जी की भेजी हुई आप बीती। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है, अपनी आप बीती है, तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, कल की रात फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर, एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।